देखिए, इस एनडीए भाजपा सरकार ने इस मुल्क का पूरी तरह से दिवालिया निकाल दिया है। बजट में जो वित्तीय घाटा है वो 18 लाख करोड़ रुपया है। सरकार ने पिछले साल 34 लाख करोड़ रुपया लगभग खर्चा था और इनको राजस्व सिर्फ 15 लाख करोड़ रुपया आया है। वो जो गैप है उसकी भरपाई करने के लिए ये लोगों के ऊपर दमनकारी पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो थोप रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो कच्चे तेल की कीमत है वो लगभग $60 प्रति बैरल है और उसके हिसाब से तो पेट्रोल और डीजल की कीमत इस मुल्क में ₹30 लीटर होनी चाहिए थी। तो ₹30 लीटर की जगह जैसे आपने कहा कि ₹100 लीटर तक लोगों से वसूला जा रहा है। ये इसलिए है कि इन लोगों ने अर्थव्यवस्था का दिवालिया निकाल दिया है और अब लोगों के ऊपर दमनकारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें थोपकर ये वो घाटा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है इस देश के लोग समझ नहीं रहे कि किस तरह से पिछले 6.5 साल में भारत की अर्थव्यवस्था का कचूमर निकाल दिया है इस सरकार ने। मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि आप जागो, उठो, खड़े हो और इस दमनकारी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करो। सर, विपक्षी पार्टी के सांसद हैं, विपक्ष किस तरीके से रखेगा जनता को? तो आप लोग जागरूक तो कहने की बात कर रहे हैं, विपक्ष किस तरीके से सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएगा? देखिए, ऐसा है कि विपक्ष का ये उत्तरदायित्व बनता है और समूह विपक्ष का ये उत्तरदायित्व बनता है कि जब सरकार लोगों के ऊपर इतना दमन कर रही है, खासकर उस मिडिल क्लास के ऊपर जिसे सरकार अपना बहुत चहेता मानती थी, सबसे ज़्यादा दमन उनके ऊपर किया जा रहा है ये पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ा के। और डीज़ल की कीमतों से तो रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं उसकी कीमत के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए सभी विपक्षी दलों को लामबंद होकर सड़क पर आकर इस चीज़ का विरोध करना चाहिए, क्योंकि जब $60 कच्चे तेल की कीमत है तो जब पेट्रोल और डीजल की कीमत 25 और 30 रुपये होनी चाहिए देश में, तो लोगों से ₹100 क्यों वसूला जा रहा है? सर, जम्मू कश्मीर के दौरे पर एक फॉरेन डेलीगेशन जो एनवॉयज़ का है, जिसके अंदर यूरोप के और अफ्रीका के जो एनवॉयज़ हैं वो रहेंगे। जो डीडीसी इलेक्शन सफलतापूर्वक रहे हैं उसके बाद जम्मू कश्मीर का पूरा जायज़ा जो है वो लेंगे और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देगा। तो एक बार और विदेशी एक तरीके से जो डेलीगेशन है उसको विजिट कराई जाए। देखिए, ऐसा है कि इस सरकार में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि संसदीय प्रतिनिधिमंडल को ये जम्मू कश्मीर लेके जाएं। हमने जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल के ऊपर सदन में बहस हो रही थी, जो संशोधन बिल लाया गया था जिसके तहत जम्मू कश्मीर का जो काडर है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज में बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। उस दौरान भी ये बात कही थी कि जम्मू कश्मीर का जब से आपने विभाजन किया है, उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा है, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था, वहाँ का जो सामाजिक परिस्थिति है, वहाँ की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त से लेकर 270 दिन तक निरंतर और लगातार 5 मार्च 2020 तक आपके इंटरनेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और उसके बाद भी इंटरनेट को 70 बारी बंद किया है सरकार ने। और उसके अलावा जो स्कूल हैं उनको 202 दिन तक इन्होंने बंद रखा, निरंतर और लगातार। और इसलिए आप किसी भी मापदंड के ऊपर अगर जम्मू कश्मीर को संज्ञान में लें, 70,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ है इस बिल्कुल गलत फैसले की वजह से। और तीसरी बात यह है कि जो इनका विचारात्मक एजेंडा है ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी यह मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है। उच्चतम न्यायालय को इसकी संवैधानिकता पर विचार करना है। तो अगर सरकार
सरकार में क्षमता है, अगर सरकार में दम है और सरकार समझती है कि उन्होंने सही फैसला किया है, तो संयुक्त संसदीय प्रतिमंडल को तुरंत जम्मू कश्मीर जाने की इजाज़त दी जानी चाहिए। Sir, how do you see the rise in price? Why don't you just sit down? Sir, how do you see the rise in prices of the fuel, especially in petrol, diesel? Well, this government has rendered this country absolutely bankrupt. There is a 18 lakh crore hole in the budget. The government spent 34 lakh odd crores last year, collected 15 lakh crores. Even the revenue projections for the next year are not good. So therefore, they are trying to fill that huge budgetary deficit by unnecessarily and in a completely capricious manner taxing people by raising fuel prices. When the international price of crude oil is about $60 a barrel, the price of petrol and diesel should have been at 30 rupees in India. Rather than that, people are paying over 100 rupees in some states. So therefore, it is time that the people of this country woke up, realized that this government has completely run the economy into the ground, and till the time the country does not rise against this government, I am afraid our economic situation may reach such a precipice that it will be difficult for any future government also to retrieve it. So last question is to you, sir. How do you see a foreign delegation all set to visit Jammu and Kashmir for a 2-day visit, including the envoys from Africa and Europe, and where they will access the development work done by the local administration, and this delegation visit comes up after the successful elections of DDC? Well, first of all, it is unfortunate that the government wants to showcase a development which has not really taken place. You are inviting foreign envoys to go to Jammu and Kashmir. You don't have the courage to let a joint parliamentary committee visit Jammu and Kashmir, because that's when the real situation will come out. The fact is that the reorganization of Jammu Kashmir has completely ruined the state. From the 5th of August 2019 till the 5th of March 2020, for 270 days consecutively, there was no internet in Jammu and Kashmir. After that, internet has been disrupted 70 times. Schools were closed for 202 days at a stretch even before COVID-19 came. According to industry estimates, 70,000 crores has been the loss to the Jammu and Kashmir Assembly. And let this government not forget that the reorganization is still facing a constitutional challenge in the Supreme Court of India. So rather than taking these foreign envoys on guided tours and trying to impress upon them a development which unfortunately has completely backfired, at least for the people of Jammu and Kashmir, this government should get real. They should restore the statehood of Jammu and Kashmir, and they should allow a joint parliamentary delegation to visit Jammu and Kashmir at the earliest.